का क्लोरो है, क्लोरो बोलें तो सी और ब्रोमो बोलें तो बी, तो बी पहले आता है, इसलिए पहले इसका नाम लिखा जाएगा। जब भी IUPAC नेम लिखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाइज, यानी का ABCD में जो शब्द पहले आता है उसको लिखते हैं। तो ब्रोमो पहले आएगा या क्लोरो, ब्रोमो, तो इसका किस तरीके से नाम होगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, उसके बाद डैश, फिर 3 क्लोरो, 3 क्लोरो ब्यूटेन, ब्यूटेन। उम्मीद करते हैं ये आपका सही गया होगा, क्यों, क्योंकि 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। एक और प्रश्न दिया था इसी तरीके का था, क्वेश्चन नंबर 10, वो क्वेश्चन 9 का ही सेकंड था जो भी होमवर्क में था, वो लिखा था CHF2CBrClF। ठीक, तो अगर आप ये बात करें तो इस पे किस तरीके से किया होगा ये बताइए। तो नॉर्मल आपने ये C यानी का पहले इसका संरचना बनाइए CH और उसी से 2 F यानी का 1 F और 2 F, उसके बाद एक कार्बन जिससे Br Cl और F जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से तो स्ट्रक्चर बना होगा। तो इसमें देखो 2 कार्बन की चेन है ये, अब 1 नंबर इसे देते हैं, 2 नंबर इसे देते हैं, तो 2 कार्बन, दूसरे वाले कार्बन पर 2 फ्लोरीन लगी हुई हैं, एक फ्लोरीन ये है और एक फ्लोरीन ये है, और एक फ्लोरीन ये पहले नंबर वाले पे लगी है। तो यानी का हमने देखा था कि हेलोजन वाले ग्रुप में यानी का जो भी होते हैं ये क्या होते हैं, एक्स यानी का हेलोजन ग्रुप जो होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या बोलते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो अब इसे यहाँ से अगर नाम लिखें तो अल्फ़ाबेटिक पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, फिर क्लोरो लिखा जाएगा, फिर फ्रोमो। तो सबसे पहले इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, इसका नाम क्या होगा 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, क्योंकि पहले पे ही ब्रोमो लगा है और पहले पे ही क्लोरो लगा है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो फ्लोरीन इस पे भी है तो इस पे भी है, तो कैसे लिखेंगे 1,2, और 2 एक बार नहीं 2 बार, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, तो 2,2 और 3 है तो क्या लगेगा ट्राई, 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 और क्या फ्लोरीन यानी का फ्लोरो, फ्लोरो। और कितने कार्बन की चेन है 2 की, तो 2 को क्या बोलते हैं एथेन। तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1,1 ट्राई फ्लोरो एथेन, यानी कि इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुए थे। कल के वीडियो में हमने केवल इतना ही देखा था, आज उससे आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी बना ली होगी, अच्छे से उसी पर लिख रहे होगे और साथ के साथ ये याद भी कर रहे होंगे, क्योंकि कल हमने बहुत सारी बातें की थी, चाहे फ्रिक्वेंस अभिक्रिया हो या फिर RX की रिएक्शन KCN के साथ कराई गई थी, या फिर पूछा गया था कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो क्या बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साथ के साथ पढ़ते चलें और जितना जितना बताया जाए उतना उतना पढ़ते चलें तो इतना हमारे लिए बहुत हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आज क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आप साथ के साथ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, वुड फिटिंग अभिक्रिया का वर्णन कीजिए। वुड फिटिंग अभिक्रिया जो है उसका वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। उसके बाद आगे लिखें रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण भी लिखिए, रासायनिक समीकरण भी लिखिए। डाई क्लोरो मैथेन के उपयोग लिखिए, डाई मैथेन के उपयोग लिखिए। यानी का हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, ये सारे के सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी साल आए थे, इसलिए कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण लिखिए और डाई मैथेन का हमको क्या लिखना है, उपयोग लिखना है, यानी कि यूजेस लिखने हैं। तो उपयोग का मतलब यूजेस से होता है,
तो हमको यूजेस बताने पड़ेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप ये वाला तो क्वेश्चन कर ही लेंगे, क्योंकि कल हमने एक अपक्रिया पढ़ी थी जिसका नाम था बुर्ज अपक्रिया। ये बुर्ज अपक्रिया नहीं है, ये बुर्ज फिटिंग अपक्रिया है। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया में हम लोग करते क्या हैं, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया जो है, बुर्ज तो सेम वही वाली अपक्रिया रहेगी, ठीक है, जो थी हमारी, यानी कि जिसमें एक था एरिल होता है, आपको बता दें कि एल्किल हैलाइड होते हैं। तो जो एरिल हैलाइड होते हैं यानी कि बेंजीन वगैरह रिंग लगी होती है, उसमें उसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो पहले ये लिख लीजिए, फिर हम समझाते हैं। तो बुर्ज फिटिंग अपक्रिया हेडिंग डालकर लिखेंगे, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया लिखें, वह अपक्रिया, वह अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें, वह अपक्रिया जिसमें एक मोल एरिल हैलाइड, एक मोल एरिल हैलाइड, एक मोल एरिल हैलाइड तथा एक मोल एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एक मोल किसका, एरिल हैलाइड का, और एक मोल किसका, एल्किल हैलाइड का। ठीक, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करके, एल्किल और एरिल से बनाए तो क्या बनेगा, एल्किल एरीन बनाते हैं, एल्किल एरीन बनाते हैं। बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। क्यों कहलाती है, समझ में आ गया। अच्छा, अब समझिएगा, एरिल हैलाइड से मतलब क्या है, यानी का कोई भी बेंजीन है, उस बेंजीन में ऐसे समझ के चलिए, कोई बेंजीन है, यानी का ये है ब्रोमो बेंजीन, इस बेंजीन की रिएक्शन, ये हमारा NaO था, प्लस एक और होता था CH3Br, तो BrCH3, ये हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें देखो बुर्ज फिटिंग क्यों बोला गया है, कल बुर्ज वाली अपक्रिया में हमने ये वाली अपक्रिया की थी, यानी कि जो एल्किल हैलाइड वाला था। तो एक पार्ट इसमें एल्किल हैलाइड वाला मतलब कार्बन कार्बन वाला है, और एक पार्ट में क्या है, बेंजीन वाले हैं। तो बेंजीन वाले ये भी ब्रोमो बेंजीन है और ये ब्रोमो मेथेन है। तो जब इनकी दोनों की रिएक्शन हमने ये इस तरीके से क्यों लिखा है, कायदा अनुसार ये लिखा कैसे था मैं आपको बताऊं, ये लिखा था बेंजीन के ऊपर Br और ये लिखा CH3Br, इस तरीके से लिखा है। तो हमने दिखा दिया कि ये Br यहाँ से Br लेके ये तो बाहर, जब ये पूरा पोर्शन बाहर हो जाएगा, और ये रिएक्शन किसके उपस्थिति में की थी, शुष्क ईथर के में की थी। तो अब क्या बचा, यहाँ पर बेंजीन बची, ठीक, और ये इससे क्या जुड़ गया, CH3 जुड़ गया, जुड़ा कि नहीं जुड़ा, और बाहर कौन निकल गया बताइए, बाहर निकल गया 2NaBr, यही तो बाहर निकल गया। तो यही तो अपक्रिया हुई कि नहीं हुई। बुर्ज इसलिए बोला गया क्योंकि नॉर्मल कार्बन चेंज थी, और फिटिंग इसलिए बोला गया क्योंकि उसमें बेंजीन रिंग आ गई थी। तो दोनों का मिक्स करके बनाई गई है, अगर बोलें तो बेंजीन के साथ अपक्रिया करा के ये अपक्रिया। अगर कई जगह ऐसा ना लिखा मिले आपको, ऐसा भी लिखा मिल सकता है C6H5, तो है तो इसी का सूत्र, ब्रोमोबेंजीन का, प्लस 2Na प्लस BrCH3 गिव्स आउट किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, वही बात है। तब भी आप यहाँ से ये निकालोगे तो क्या बचा, C6H5 CH3 प्लस 2NaBr। अब बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो, बताइए, बात क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से इस वाली अपक्रिया का
प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी में बेटा एक और हमसे क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन ये था कि डाई क्लोरोमेथेन के उपयोग, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए डाई क्लोरो मैथेन के उपयोग। वैसे तो याद होंगे, अगर नहीं याद है तो 2-3 मैं केवल लिखाऊंगा, तो 2-3 उतने याद करते रहें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम इतना याद करते रहें तो हमारे लिए बहुत हो जाता है। ठीक है, तो आप भी साथ के साथ याद करते चलिएगा ताकि लोड ना पड़े। तो हम भी कोशिश यही करेंगे कि उतना पढ़ाएं, ज़्यादा हम भी साथ में ना लें। नंबर 1, तो सबसे पहले इसका उपयोग लिखिए, खाद्य पदार्थों एवं औषधियों, खाद्य पदार्थ एवं औषधियों के विलायक के रूप में, औषधियों के विलायक के रूप में। ठीक, एक तो उपयोग कहाँ करते हैं, खाद्य पदार्थ और औषधि के विलायक के रूप में करते हैं। दूसरा इसका उपयोग हो सकता है पेंट हटाने तथा एरोसोल वगैरह जानते हैं, एरोसोल में प्रोपिलेंट के रूप में। और नंबर 3 हम कह सकते हैं धातु की सफाई एवं फिनिशिंग विलायक के रूप में। तो ये हम 3 पढ़ लेंगे कि धातु की सफाई के लिए, पेंट हटाने के लिए, खाद्य पदार्थ और औषधि के विलायक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो देख लीजिए, तीसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये हमारे लिए 11वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या है। तो बुर्ज फिटिंग अपक्रिया बता दी कि 1 मोल एरिल हैलाइड और 1 मोल एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईस्टर की उपस्थिति बनाते हैं तो एरीन बनते हैं, जिसको बुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। और फिर उसमें लिखा था कि समीकरण लिखिए, तो समीकरण लिख के दिखा दिया। फिर उसमें अगला प्रश्न पूछा था कि डाइक्लोरोमेथेन के उपयोग बताइए, तो उसके हमने 3 उपयोग बता दिए। कम से कम हमको 3 उपयोग तो लिखने ही होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 कहता है क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग की एक प्रतिस्थापन अवक्रिया का समीकरण लिखिए। यानी का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्लोरोबेंजीन की बेंजीन रिंग का एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, बेंजीन रिंग से और बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। तो लिखिए, मतलब कि उसका उदाहरण है, तो नॉर्मली हम भी जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन जानते हो क्या होता है, ये रहा, ये हमारा क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, Cl। क्लोरोबेंजीन ये है, क्या है, क्लोरोबेंजीन। अगर हमें नाम याद है तो हम लिख सकते हैं, ये नंबर अच्छे दिलवाने की उम्मीद में रहता है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया यदि हम किसके साथ कराएं, यदि हम इसको सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं, किसकी, सांद्र, क्योंकि एक तनु में होता है, एक सांद्र में होता है। और इसके साथ साथ अगर हम इसमें सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र ही नाइट्रिक है, यानी कि HNO3, और सांद्र क्या लिया हमने, H2SO4 लिया। 50 से 60 डिग्री के बीच में तापमान,
सॉरी। और उसके बाद बेटा बनता क्या है इसमें, ये चीज़ ध्यान में, दो बनते हैं, 1+2, इस तरीके से याद रखें, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, दो बनी, एक में यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl। अंतर कहाँ आता है, अंतर आता है नाइट्रो लगाने में, एक बार नाइट्रो लगता है यहाँ पर NO2 और एक बार लगता है नीचे NO2। ठीक है, तो अब हमसे बेंजीन क्लोरोबेंजीन की रिंग के साथ एक प्रस्तापन अभिक्रिया पूछी थी, वो ये हो गई। अच्छा, चार इसका नाम याद है, ये पोजीशन होती है ऑर्थो और ये पोजीशन होती है मेटा और ये पोजीशन होती है पैरा। ठीक है, पैरा, मेटा, ऑर्थो। तो इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं ऑर्थो, ऐसे करके, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो, आगे बोलो क्या लगा है, नाइट्रो, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। इसका नाम बता दो तो क्या होगा, तो इसका नाम इसी तरीके से हो जाएगा पैरा क्लोरो, पैरा ही पे तो लगा इस बार, क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, यानी का वो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन हो गया और ये क्या होगा, ये हो गया पैरा क्लोरो नाइट्रो। अच्छा, अगर देखो तो ये मुख्य उत्पाद है हमारा, ये कैसा माना जाता है, मुख्य उत्पाद, बनते दो हैं लेकिन मुख्य उसमें से ये होता है। क्लियर है, और ये जो है ये अल्प होता है, यानी कि कम मात्रा में पाया जाता है, अल्प होता है। ऑर्थो वाला, ऑर्थो वाला और पैरा वाला मुख्य होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अच्छा, उम्मीद करते हैं ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अच्छा, इसी का नाम होता है, ये अभिक्रिया अगर आपने याद की हो तो बताइए ये कौन सी अभिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में इसका नाम जरूर लिखिएगा कि सर ये कौन सी थी, कौन सी है, सल्फोनीकरण है, हेलोजिनीकरण है, नाइट्रीकरण है, कौन सी अभिक्रिया है ये, आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। लिखना आंसर भूल जाते हैं, लिखा करिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ इसी प्रकार है, इसीलिए इसी पे करा देता हूँ साथ के साथ, ताकि कहीं अलग मिले तो डाउट ना हो नहीं पाए। क्वेश्चन नंबर 13 भी कहता है कि क्लोरोबेंजीन की किसी एक नाविक स्नेही प्रतिस्थापन नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी का हमसे पूछ रहा है। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी वर्ष पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चैप्टर का कई बार ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हमें किस चैप्टर से क्या याद करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इसीलिए आपको करने चाहिए और साथ के साथ याद भी करने चाहिए। क्लोरोबेंजीन की किसी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये तो आप जानते होंगे, क्लोरोबेंजीन, ये रहा क्लोरोबेंजीन, अब बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन, अच्छा नाम जरूर लिखिएगा। इसकी अभिक्रिया यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें, और वो भी एक्वस माध्यम, एक्वस मतलब जलीय में करा दें, और उस समय अगर हम इसका तापमान वायुमंडलीय दाब जो कि हम 300 रखेंगे, ठीक है, और वह 623 केल्विन तापमान रखेंगे, उस समय क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। फिनॉल का सूत्र जानते हो, नहीं जानते हो तो ध्यान रखें आज से, बेंजीन के ऊपर OH, ये हो गया फिनॉल, और इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से NaCl बाहर आएगा, Na यहाँ से और Cl यहाँ से, तो NaCl बचा कौन, OH जाके इस बेंजीन से जुड़ जाएगा। तो ये हो गई हमारी का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बेंजीन क्लोरो की ये होती है। जो अगला क्वेश्चन पूछा था वो ये था। कुछ समझ में आ रहा है बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 14 इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और ये क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, ये SN1 और SN2 मैकेनिज्म से हैं। तो क्वेश्चन आप नोट करें, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित, अगर आप टेंशन ना लें, अगर जो चीज़ नहीं आ रही है मैं आपको यहाँ पर साथ के साथ इसकी थ्योरी भी बताएंगे कि एक्चुअली में थ्योरी क्या थी इसकी। निम्नलिखित युग्मों
में से कौन सा OH के साथ तीव्रता से SN2 अवक्रिया देता है। देखिए, हमें पता होना चाहिए कि SN1 अवक्रिया कौन सी होती हैं, SN2 अवक्रिया कौन सी होती हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि नंबर 1 CH3Br तेज SN2 अवक्रिया देगा या CH3I देगा, और दूसरे में पूछा था CH3 का होल थ्राइज CCl देगा या फिर CH3Cl देगा। तो हमसे प्रश्न में ये पूछा था कि इसमें से क्रिया ज़्यादा कौन देगा। ठीक, तो वैसे आपको इसका क्रम याद होगा, अगर याद नहीं है तो एक नोट लिख लीजिए, उस नोट में ये अलग है प्रश्न से, इसका कंसेप्ट क्या कहता है। नोट कुछ बातें हमें याद होनी चाहिए SN1 और SN2 की, तब इस तरीके के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर तो इसमें लिखें कि SN1 तथा ये नोट है जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए, इतनी बात है। और अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अभी आप मैच कर लेना, और जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि SN1 तथा SN2 अवक्रियाओं SN1 तथा SN2 अवक्रियाओं के प्रति हेलो एल्केनों की क्रियाशीलता का क्रम। यहाँ से एक नंबर पक्का है, क्रम। तो क्रम SN1 में अलग क्रम होता है। SN1 में सबसे पहले तृतीय आता है यानी का टर्सरी आता है, फिर सेकेंडरी आता है और फिर प्राइमरी आता है यानी का प्रथम। और SN2 में यही क्रम बदल जाता है। SN2 में ये क्रम रहता है किसका, पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक और फिर तृतीयक, क्रियाशीलता का क्रम ये आता है। बात क्लियर है। और ऐसे ही अगर नोट में एक और बात लिख लीजिए, क्योंकि ये तो हमको मिल गया इसका आंसर। आप इतना तो जानते होंगे कि ये प्राइमरी है यानी का प्राथमिक है, या द्वितीयक है, या तृतीयक है यानी का प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, इतना तो क्लियर होगा। तो बस हमको यही अगर पता है SN2 में पूछा है तो इसमें प्राइमरी कौन सा, सेकेंडरी कौन सा, टर्सरी, इतना तो आपको क्लियर होगा। बेसिक बात है, क्योंकि अब बोर्ड की डेट भी आ गई है, तो इतना तो आपने पढ़ ही लिया होगा। नोट का दूसरा पॉइंट लिखें, इसका भिन्न हैलोजनों के लिए क्रियाशीलता का क्रम। तो क्रियाशीलता का क्या क्रम रहेगा, तो इसमें से जैसे बेटा इसमें RBI, उसके बाद RBR, क्रम फिर घट रहा है, फिर RCl और फिर RF। तो ये तीनों चीज़ें अगर हमें पता होंगी, दोनों के लिए ये समान होता है, अगर ये चीज़ें पता होंगी तो इस तरीके के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो बताइए, अगर आप ये समझ गए हों तो बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा OH के साथ तीव्रता से SN2 अभिक्रिया देता है। तो कौन सा देता है और क्यों देता है, आंसर लिख पाएंगे अब आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लिख पाएंगे। तो पहले का आंसर क्या हो गया, तो इस वाले का, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि I नेगेटिव Br नेगेटिव से की अपेक्षा, I नेगेटिव यानी का यही मतलब I जो है Br की अपेक्षा क्या है बोलो, उत्तम निष्कासक समूह है, निष्कासक समूह है। ठीक, अतः OH के साथ SN2 अभिक्रिया
SN2 अभिक्रिया में CH3Cl CH3Br की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। बात समझ में आ रही है कुछ क्या बोल रहा हूँ? यानी का Cl की अपेक्षा कौन ज़्यादा क्रियाशील है? Br है कि नहीं? और यही तो हमारे प्रश्न में था कि इसकी अपेक्षा कौन ज़्यादा क्रियाशील है और कौन ज़्यादा क्रियाशील नहीं। ठीक, और इसी में से अगला सेकंड वाले पार्ट में क्या उत्तर देंगे आप सभी लोग? तो दूसरे वाले में हम उत्तर दे सकते हैं कि तृतीय जो है वो इसकी अपेक्षा क्या है, यानी का त्रिबिंब प्रभार के कारण। ये किसके कारण है? त्रिबिंब है ना, तो त्रिबिंब प्रभाव के कारण, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, त्रिबिंब प्रभाव के कारण SN2 अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिखो प्राथमिक एल्किल हैलाइड तृतीयक एल्किल हैलाइड की अपेक्षा देखो हैलाइड की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। अतः OH के साथ SN2 अभिक्रिया में CH3 का होल थ्राइस CCl जो ऊपर क्वेश्चन में दिया है की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होगा, यानी कि इसकी अपेक्षा वो अधिक क्रियाशील होगा। क्यों होगा? वो त्रिबिंब प्रभाव है, और ये सीक्वेंस याद रखेंगे, यानी कि इसमें प्राथमिक ज़्यादा होता है, द्वितीय कम, फिर ये इसमें तृतीयक ज़्यादा होता है, और हमेशा इसकी क्रियाशीलता आयोडो ब्रोमो और इनसे इस तरीके से घटती और बढ़ती जाती है। ठीक है, ये क्रम याद रहेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 है। कहता है कि हुंसडीकर अवक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो रासायनिक अभी इसको समझाइए। तो देखेंगे, तो हुंसडीकर अवक्रिया जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आप लिखिएगा, अगली हेडिंग डालें, हुंसडीकर अवक्रिया, और लिखें जब किसी मोनो मतलब एक, मोनो कार्बोक्सिलिक जब किसी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में बने विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित
की जाती है, की जाती है तो ब्रोमोएल्केन प्राप्त होता है, तो ब्रोमोएल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुंसडीगर अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि हुंसडीगर अभिक्रिया क्या है? देखो ये हिंदी वाला जो पोर्शन है ये तो आप बाद में आराम से लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको याद क्या करना है? हमको याद ये करना है जैसे कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक का ही तो लवण है ये RCOOAG सिल्वर, तो इसके साथ प्लस Br2 और किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। यानी कि ये रिएक्शन याद करो, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, तो कार्बोक्सिलिक का सिल्वर ही तो लवण है RCOOAG, इसको ब्रोमीन के साथ यानी का Br2 के साथ और किसका विलयन हो? CCl4 का हो। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? देखिए COO यानी कि CO2 ये बार हो गया और Ag से कौन लग गया? Br, तो Ag भी बाहर, तो एक भी देखो Br 2 हैं तो एक Br लग जाएगा R से, तो यहाँ से हो जाएगा RBr प्लस COO, इसको हम लिख सकते हैं CO2 और प्लस यहाँ से एक Br बचा था और ये Ag बचा था, तो यहाँ से क्या हो गया? AgBr। अगर समझे हो तो समझिएगा क्या बोला हमने। अब यही बात को हमने क्या किया? हिंदी में लिख दिया। उसने कहा था समीकरण द्वारा समझाइए, तो पहले उसकी हिंदी लिखी कि जब किसी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के CCl4 में बने विलयनों की ब्रोमीन प्रवाहित की जाती है तो ब्रोमोएल्केन बनता है, तो ब्रोमीन तो एल्केन बना, ब्रोमोएल्केन बनता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? यही अभिक्रिया हुंसडीगर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक और अभिक्रिया है इसी तरीके से, अगर आप चाहें तो उसको करेंगे, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग ये अभिक्रिया साथ के साथ याद जरूर कर रहे होंगे। यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि यही समय है कि एक एक चैप्टर से अगर हम इम्पोर्टेंट भी अगर पढ़ लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा एक साथ नहीं हो पाता है, तो आप लोग भी, क्योंकि आप लोग को ये देखने के बाद फिर लर्न भी करना होगा, क्योंकि पिछली वीडियो ये तो भाग 2 है, तो भाग 1 का भी करना होगा और पिछले भी हैं उपसंयोजक वाला और डी और वाला, इनका भी है। निरंतर करते रहिएगा ताकि हम जल्दी से जल्दी ये प्रयास करें ये ख़त्म कराने के बाद आपके टेस्ट भी निरंतर ले सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सपोर्टेबल आपका जितना रहेगा उतना ही हमको भी अच्छा लगता है वीडियो को बनाने में। हमने बताया था कि ये टर्न आपका नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोग